हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइफ साइंस। माई सेल्फ विनीता तिवारी एंड आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एंजाइमोलॉजी का चैप्टर 2। ओके, सो एंजाइमोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे रिगार्डिंग द काइनेटिक्स, ठीक है, और इनहिबिशन के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहला लेक्चर आज हमारा होने वाला है ऑन चैप्टर 2 इज़ ऑन द मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, कि मतलब एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं, ये हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, जो सबसे पहले के 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स होते क्या हैं और उनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं वापस से आपको एक बार याद दिलाऊं तो अगर हम ऐसे बात करें कि रिएक्शंस जो हो रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में या किसी भी एक सेल में जब बायोलॉजिक प्रोसेस होता है या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे अगर एंजाइम एब्सेंट होता है तो वो जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो रेट पे चलेगा। ठीक है, सबसे पहला जो रीज़न होता है कि एंजाइम्स अगर एब्सेंट होंगे तो जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, एंड जो इंट्रैक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो भी काफ़ी ज़्यादा अल्टर हो जाते हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और एक पॉइंट ये होता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उनके लिए सेल्यूलर एनवायरनमेंट जो है वो अनफेवरेबल होता है। ठीक है, जो हमारा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है वो रिएक्शंस के लिए काफ़ी हद तक अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर एंजाइम्स एब्सेंट है तो वो प्रॉपर तरीके से वो रिएक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम या सेल्स के अंदर प्रोसीड नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस कंडीशंस को, इस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए या इस सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि ये आपका एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट तैयार करता है ताकि वो उससे प्रॉपर इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर सके एंड फाइनली रिएक्शन को प्रोसीड कर सके इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब ये एनवायरनमेंट एंजाइम्स कैसे बनाते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट तैयार होता है ये तैयार होता है इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स के जो अमीनो एसिड्स रेसिड्यू रहते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड रेसिड्यू जो एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट बना दूँ, यहाँ पे अगर आपका सबस्ट्रेट आता है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सबसे पहले तैयार करेगा आपका एंजाइम का एक्टिव साइट। एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स आपके सबस्ट्रेट के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये इंट्रैक्शन स्टेबल तरीके से किया जाता है, जो कि हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो, एक्टिव साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा, इनके बीच में इंट्रैक्शन होगी एंड फिर वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और प्रोडक्ट्स और एंजाइम फिर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इस लोकेशन पे होती है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि कॉमन है कि एंजाइम रिएक्ट्स विथ सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन करते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे मूव करेंगे, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं तब ये क्या करेंगे, आगे जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर अभी भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब अभी भी एंजाइम आपका प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, आगे आपका एंजाइम रिलीज़ हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आपका रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये जो फ्री फॉर्म आप देख रहे हो, जैसे एंजाइम हो गया, स्टेबल हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया या प्रोडक्ट हो गया, ये जनरली स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब इतना समझो कि स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, पर अगर हम इनके कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जब बात आती है कॉम्प्लेक्स की, तो ये कैसे होते हैं, ये ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स रहते हैं, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ठीक है, जो कि एक एक्साइटेड या ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँचेंगे,
मतलब वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे आपको यहाँ पे क्या बताना था कि एंजाइम, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट ये फ्री फॉर्म में स्टेबल रहते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनका होता है तो वो ट्रांजिएंट और एक टेम्पररी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम का मेन काम यहाँ पे क्या है? एंजाइम का मेन काम यहाँ पे होता है कि वो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर सके। ठीक है, मतलब विद इन मिली सेकेंड्स एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, ये हमारे एंजाइम का मेन काम होता है। ठीक है, सो एंजाइम्स एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज तो करता है, पर जो इक्विलिब्रियम होता है रिएक्शन का वो उसे अल्टर नहीं करता। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम रहता है वो वही मेंटेन रहता है। ओके, अब अगर मैं एक कॉन्सेप्ट ला दूँ एनर्जी का, ठीक है, एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट ला देते हैं। जैसे कि आप देखो तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो इंट्रैक्शन करते हैं वहाँ पे भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन ही है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं एज जी, है ना। फ्री एनर्जी को हम जी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। अगर इसी को मैं स्टैंडर्ड एनर्जी बोलूँ, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोलूँ तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बायोकेमिकल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात करूँ तो उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम केमिकल और बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो G0 आप देख रहे हो, ये बायोकेमिस्ट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस पे उन्होंने इस G0 को रखा है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये वो फ्री एनर्जी होती है जो कि हम बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, लाइक जो कि ऑपरेट होते हैं एट pH 7। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक रिएक्शन, एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा। अभी इसी डायग्राम को हमें स्टडी करना है। जैसे कि ये वो डायग्राम है। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ आप देखो, सबसे पहले जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ वहाँ पे आप ध्यान दो। वाई एक्सिस पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एनर्जी को, ठीक है, जो कि हमारा जी है। ठीक है, फ्री एनर्जी जी। सेकेंड जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब आपका जो रिएक्शन यहाँ पे फॉलोअप होने वाला है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, ये यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया है और एनर्जी को इन्होंने बताया है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको इस ग्राफ से समझता क्या है? आप इस ग्राफ से ये स्टडी करते हो कि जो रिएक्शन हो रही है फ्रॉम ए टू बी, उस रिएक्शन में एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ को अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल ग्राफ एक बताती हूँ। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये एक ग्राफ ले लो। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो कि है, और यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, अब देखो, ये एक, और यहाँ पे आपका जो है वो सबस्ट्रेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस लेवल पे चलो हम सबस्ट्रेट को गिनते हैं, सबस्ट्रेट को हम इस लेवल पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबस्ट्रेट है ग्राउंड स्टेट पे, स्टेबल स्टेट पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही वो केमिकल रिएक्शन की ओर प्रोसीड करेगा उसका एक लेवल आएगा जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रांजिएंट या ट्रांजिशन स्टेट हम पढ़ लेते हैं मोर साइंटिफिकली, तो हम इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, और एक चीज़ याद रखो कि दिस इज़ द अनस्टेबल स्टेट। ये अनस्टेबल होता है और थोड़े ही टाइम के लिए ये स्टेट होगा। ठीक है, और ये स्टेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। फिर इसके बाद वापस से वो ग्राउंड स्टेट पे जब आएगा तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट की बात आती है तो यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट। यहाँ पे अगर आप लेवल कंपेयर करो तो सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी आप देखो और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी आप देखो। ठीक है,
प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी है वो सबस्ट्रेट के फ्री एनर्जी से कम है, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा जी इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव एंड द रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल। ठीक है, ये तो एक बेसिक पॉइंट है कि यहाँ पे आपका डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा एंड आपकी जो रिएक्शन होने वाली है वो फेवरेबल हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब देखो, अब और एक चीज़, चलो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि विद और विदाउट एंजाइम। ठीक है, विदाउट एंजाइम के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि विदाउट एंजाइम मतलब आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पे देखो इन्होंने ग्लूकोज को रखा हुआ है। ठीक है, जो हम सिंपल ले लेंगे सबस्ट्रेट ए से ले लेते हैं और बी में वो प्रोडक्ट बना रहा है और ये आपका एंजाइम एब्सेंट है। ठीक है, एंजाइम जब एब्सेंट रहेगा तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी दी हुई है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा है, और अगर आप विथ एंजाइम पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप देखो कि एनर्जी कितनी कम दी हुई है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है? इट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? इट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइमोलॉजी का सबसे बेसिक फंडा एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ही आता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू इनिशिएट द रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन को हमें शुरू करना है, किसी भी काम को हमें शुरू करना है, तो उसके पहले की जो हमें एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हमें अगर किसी भी काम को करना है तो उसके पहले हमारे पास उतनी एनर्जी रहनी चाहिए कि हम उस काम को शुरू कर सकें। ठीक है, उसी तरीके से रिएक्टेंट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से वो अपने रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर एंजाइम आपका एब्सेंट रहेगा तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर यहाँ पे एंजाइम एब्सेंट है तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया भी है इन्होंने कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, मतलब इतना ज़्यादा आपको एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। ठीक है, और अगर मैं एंजाइम की बात करूँ तो एंजाइम्स का काम क्या है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। रिएक्शन की रेट को वो कैसे बढ़ाएगा? सिंपल है, अगर अब हमें रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करने का काम ही एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, अगर एंजाइम प्रेजेंट रहेगा तभी आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है? सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखो कि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन टेक अप कर रहा है उतना ज़्यादा टाइम उस रिएक्शन को लगेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा उसका रेट होगा, और जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे रिएक्शन में होगा उतना फास्ट रिएक्शन आपका कैरी आउट होगा। बस रिलेशनशिप होता है, जितना, अगर समझ लो मैं आपको ऐसे बोलूँ कि रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या कि समझ लो रेट आपका कम है। ठीक है, अगर रेट आपका लो है इसका मतलब क्या कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, और अगर आपका रेट फास्ट है, मतलब रिएक्शन फास्ट कैरी आउट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम है, और कम तभी होगी जब वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है कि एंजाइम्स का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि जो रेट है रिएक्शन का वो कितनी फास्ट मूव ऑन होगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी चार्ट पे हम नेक्स्ट बात भी कर लेते हैं, लाइक कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैं बात करती हूँ। सबसे पहले आई होप आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ गया होगा। इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स। जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं उन्हें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम होती है ये भी हम इसी क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पिक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ओके, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये
हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। एक स्टेबल ग्राउंड स्टेट से ये जो रिएक्शन होती है, इंट्रैक्शन होती है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में, ये पहुंच जाती है ट्रांजिशन स्टेट तक, ठीक है। दोनों ही पॉइंट को आप कंसिडर कर सकते हो, विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। पर चलो हम विद एंजाइम्स पे ध्यान देते हैं, अगर हम एंजाइमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो विद एंजाइम को ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये जो पीक पॉइंट आप देखते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में, तो इस ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल स्टेट रहता है ये यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, अगर कोई चार्ज है तो उसका इंटरचेंज होता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सचेंज होता है चार्जेस का। और ये सब कैसे होता है, ये सब तब होगा जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है तब, ठीक है। ये वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन करते हैं, वहाँ पे बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये सब प्रोसेस होना ज़रूरी रहता है, तभी जाके आप प्रोडक्ट्स की तरफ मूव आउट करोगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि अगर आप ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट इंट्रैक्ट कर रहा है वो आगे जाके प्रोडक्ट ही बनाए, ठीक है। कंडीशंस ऐसे भी होते हैं कि बहुत बार रिएक्शन अल्टर हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने के जगह वापस से वो सबस्ट्रेट में रिवर्स बैक हो जाता है, ठीक है। वापस से वो क्या हो जाता है, रिवर्ट बैक हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में ये सब रिएक्शंस जनरली फॉलो अप होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देख लिया हुआ है कि जैसे द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी चीज़ आप एक याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इन्वर्स रिलेशन भी बता दिया है बिटवीन द रेट, ओके, एज वेल एज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो हमें अब मुझे आपको ये बताना था कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गई होगी, ओके। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब मुझे आपको ये बताना है कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ये हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज हाउ एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, EA। नाउ अब देखो यहाँ पे मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है, और उसके पहले चलो यही देख लेते हैं। अब इसके लिए भी दो अलग अलग आंसर्स हैं, ठीक है। इंटर रिलेट आप इसे कर सकते हो, पर इसके भी दो आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला आंसर इसका क्या है कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी लो कैसे कर पाते हैं। तो एंजाइम्स जो एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करते हैं, उसका रीज़न ऐसा है कि या तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कोवैलेंट इंट्रैक्शन कर रहा हो, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका एंजाइम है, ठीक है। इनके बीच में जो आप इंट्रैक्शन देख रहे हो, ये जो इंट्रैक्शन है या तो ये कोवैलेंट हो सकती है, ठीक है। कोवैलेंट हो सकती है मीन्स आप इसे ट्रांजिएंट कोवैलेंट इंट्रैक्शन बोलोगे, ट्रांजिएंट कोवैलेंट इंट्रैक्शन। सबसे पहला रीज़न ये है कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक ट्रांजिएंट कोवैलेंट इंट्रैक्शन बनाएंगे। ट्रांजिएंट मतलब एक टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं वो सबस्ट्रेट के साथ इंट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का सबसे मेन रीज़न क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का सबसे मेन रीज़न है कि यहीं पे आपकी एक्टिवेशन होती है, यहीं पे आपके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं, एंड फिर ये आगे जाके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, जो अभी मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट पे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कैसे हो रही है, यहाँ पे एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं सबस्ट्रेट को एक्टिवेट होने के लिए, ताकि वो एनर्जी को रिलीज़ करे, ठीक है। बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे, फॉर्म होंगे, एनर्जी जो रिलीज़ होगी, उस एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से ही हम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न आपका ये होता है, ठीक है। नाउ दूसरा रीज़न भी एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। द सेकेंड एक्सप्लेनेशन फॉर लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज
तो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड जो है वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन हम स्टडी करते हैं। नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन मतलब क्या? ठीक है, अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे पता रहनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्शन के बारे में अगर आप नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन देखें तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जैसे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो गया, है ना, ये सब जितने भी इंट्रैक्शंस होते हैं ये इनका जो स्ट्रेंथ होता है ओवरऑल वीक इंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, कोवेलेंट इंट्रैक्शन रहता तो स्ट्रांग है, पर अगर हम सारे वीक इंट्रैक्शन को कंबाइन करें तो उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करने के लिए नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं, उसी तरीके से एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में भी नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली वही इंट्रैक्शंस होंगे जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोफोबिक आयोनिक इंट्रैक्शन होते हैं, वही इंट्रैक्शंस यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होती है इस एनर्जी की वजह से, इस इंट्रैक्शन के वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, इसी इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इसी इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, एंड ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। काम वही हो रहा है वहाँ पे, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा, फॉर्मेशन होगा, हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, पर यहाँ पे इंट्रैक्शन नॉन कोवेलेंट फॉर्म में हो रही है, और ये जो एनर्जी आप देख रहे हो दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है उसके थ्रू ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, सो द एनर्जी दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। आप इसे ऐसे भी लर्न कर रख सकते हो, इसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट और पॉइंट्स मेंशन किया है लाइक, हाँ जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ ईच वीक इंट्रैक्शन इन द ES कॉम्प्लेक्स इज अकम्पनीड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितने भी इंट्रैक्शंस वहाँ पे होंगे उसके अकम्पनी में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड यही आपका बाइंडिंग एनर्जी का जो फ्री एनर्जी होता है, यही रीज़न होता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कोवेलेंट इंट्रैक्शन से भी एनर्जी हम लो कर सकते हैं, एंड दूसरा कि बाइंडिंग एनर्जी से भी आप एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस इसी बाइंडिंग एनर्जी पे ही दिया जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ एंजाइम्स वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें आई होप समझ में आ गई होगी, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कोवेलेंट इंट्रैक्शन, जहाँ पे ट्रांजिएंट टेम्पररी इंट्रैक्शन के वजह से एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन एनर्जी को हम लो कर पाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन भी होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एक्टिवेशन भी होता है, एंड फिर फाइनली सबस्ट्रेट अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि एंजाइम यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ इंट्रैक्शन करता है नॉन कोवेलेंटली, एंड यहाँ पे जो एनर्जी होती है एंजाइम्स बाइंडिंग एनर्जी को यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करेगा। ठीक है, सो दिस वाज द फाइनल स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ओके, तो और एक पॉइंट जो मुझे आपको बतानी थी, इट इज़ ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिलेटेड मुझे आपको एक पॉइंट बताना था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन करते हैं, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड फिर फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स क्या होता है? इंटरमीडिएट्स इस पूरे रिएक्शन के बीच में के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो स्पीशीज़ होते हैं, उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मुझे आपको बताना था कि इस पूरे चेन में मतलब इनका ये क्या है इंटरमीडिएट, हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम है वो फाइनाइट है, मतलब इनको अब जाके आगे कन्वर्ट होना ही है किसी मॉलिक्यूल में।
ठीक है, आगे जाके इनको प्रोडक्ट बनना ही है। तो ये हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, एज अ इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हो ना, पाथवे A B C D समझ लो, एक एक पाथवे है। तो यहाँ पे आप B को इंटरमीडिएट बोल सकते हो, C को भी इंटरमीडिएट बोल सकते हो, C को हम प्रिकर्सर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, अब समझ लो कि एक पाथवे है, यही ABCD का पाथवे मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ABCD। ठीक है, अब इस पूरे पाथवे का अगर आपको ओवरऑल रेट पता करना होगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, है ना। समझ लो यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है। तो जब यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं तो आप ओवरऑल रेट कैसे डिटरमाइन करोगे। ठीक है, अगर हमें ओवरऑल रेट डिटरमाइन करना होता है तो हम उस स्टेप पे फोकस करते हैं जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पाथवे है जहाँ पे B C में कन्वर्ट हो रहा है और इस B to C में जो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व है वो हाईएस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व है वो हाईएस्ट है, विच इज़ लोअर्ड बाय एंजाइम E2। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है तो ये जो स्टेप है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप के बारे में मुझे आपको ये एक पॉइंट बताना था कि रिएक्शन का रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है। तो रिएक्शन का रेट लिमिटिंग स्टेप वो होता है जिस पॉइंट पे एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पॉइंट किधर मिस्टेक हो चुका है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर 2 रहेगा ऑन काइनेटिक्स, उसमें हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।